नमस्कार, जय हिंद एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम गुजरात के वडनगर वडगांव में हैं। आज पूरे देश की नज़र गुजरात पर टिकी हुई है। गुजरात में पहले चरण का चुनाव जो है समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव होना बाकी है। गुजरात का ये चुनाव बेहद रोचक है, इस बार कुछ ज़्यादा ही रोचक है क्योंकि गुजरात की जो राजधानी है उसमें इस बार एक भूचाल आया 3 युवाओं की वजह से। 3 जो युवा, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर, जिन पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है, उनमें से एक जो कि सबसे चर्चित हैं, सबसे फेमस हैं, सबके चहेते हैं, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिग्नेश मेवानी की। जिग्नेश मेवानी आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम बातचीत करेंगे। कुछ सवाल हैं छोटे छोटे लेकिन बेहद जरूरी सवाल हैं, उन पर मैं जिग्नेश मेवानी जी से बातचीत करूंगा। सबसे पहले आइए मिलवाते हैं। जिग्नेश जी, आपका स्वागत है जय हिंद एक्सप्रेस में। थैंक यू। सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि आज आपका जन्मदिन भी है, तो सबसे पहले आपको जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू सो मच। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जिग्नेश मेवानी जो कि आज भारत की राजनीति में और विशेषतः गुजरात की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और काफी चर्चित चेहरा है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आपको जाना जाता है। आप चाहते तो कोई भी बड़ी पार्टी में किसी बड़े ओहदे पर जा सकते थे, अपनी पार्टी बनाकर, जो कि आजकल एक ट्रेंड हो गया है, दूसरे के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते थे। परंतु एक पर्टिकुलर विधानसभा में केवल एक सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? राज कुछ नहीं, बहुत दिन से ये डायलेमा मन में चल रहा था कि चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, इस बार लड़ूं, 19 में लड़ूं, कब लड़ूं। बहुत से लोगों का प्रेशर भी था, प्यार भरा प्रेशर कि यार आपको तो लड़ना ही चाहिए, एटलीस्ट कम से कम अपनी बात रखने के लिए आपको असेंबली में जाना चाहिए। और जिस प्रकार से आप सड़कों पर ईमानदारी के साथ लड़ते हो, हम लोगों को यकीन है कि उसी ईमानदारी के साथ आप गुजरात की असेंबली में अपने मुद्दों की बात भी रखोगे। तो फिर फाइनली मैंने कॉल दिया कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा जाए। और रही बात पॉलिटिकल आउटफिट की, तो बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबा जीवन है। अपना खुद का कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर सकते हैं। किसी और ने कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और उसकी विचारधारा से सहमत, तो उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि लड़ाई ये बहुत लंबी है। आपकी जो इमेज रही है, आपकी जो छवि रही है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही है। सामाजिक न्याय की लड़ाई भी आप लड़ते रहे हैं। तो क्या ये राजनीतिक तक आकर आपकी जो सामाजिक राजनीति की जो लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, वो खत्म हो जाएगी या आगे किस प्रकार इसको जारी रखेंगे? देखिए, चुनाव में जीत हो या हार हो, दोनों कीमत पे जनता की जिन मुद्दों को लेकर मैं लड़ता आया हूँ, वो संघर्ष तो हमेशा जारी रहेगा। चुनाव खत्म होते ही मैं दोबारा दलितों के लैंड राइट्स की जो स्ट्रगल है उसके ऊपर फोकस करूंगा। सैनिटेशन वर्कर्स के एक मूवमेंट खड़ा करना चाहता हूँ। ट्राइबल्स और मुस्लिम्स को लेकर कुछ काम करना चाहता हूँ। तो सारे मुद्दों को लेकर लड़ाई जारी रहेगी। इक्वालिटी की लड़ाई हो, सोशल जस्टिस की लड़ाई हो। तो चुनावी राजनीति का ये इंटरवेंशन सड़कों की जो मेरी लड़ाई है उसका कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा सकता। जी, चलिए, ये तो हो गए आपके व्यक्तिगत सवाल। मैं अब दूसरा सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि गुजरात की जो राजनीति है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि गुजरात में अभी डर और हिंसा का एक माहौल बना हुआ है और इसी बीच आप पर कुछ हमला भी हुआ मेरी जानकारी के अनुसार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गुजरात में लोगों को डरा, धमकाना या और भी प्रेशर टैक्टिक्स करना ये कोई नई बात नहीं है। हरेन पंड्या के मर्डर से ये सिलसिला चालू हुआ। और गुजरात ने 2002 के दंगे भी देखे हैं, फर्जी मुठभेड़ भी देखे है, हरेन पंड्या की हत्या भी देखी है, आरटी एक्टिविस्ट अमित जेठवा का मर्डर देखा है, दूसरे आरटी एक्टिविस्ट नदीम की हत्या देखी है। बहुत से एक्टिविस्टों के ऊपर धमकी वाले फोन करना, ये सब आम बात है। उनके ऊपर हमले करना और फर्जी मुकदमे दर्ज करना, हार्दिक की तरह राजद्रोही बोलना, ये सब बहुत गुजरात में चलता रहता है। तो इस बार भाजपा की जिस प्रकार की बौखलाहट है और जिस कदर वो बैकफुट पे है, तो उसी उनके डेस्परेशन पे चलते मेरी गाड़ी के ऊपर 3-4 बार हमला हुआ। ठाकुर सेना जो अल्पेश भाई की टीम है, उनके कुछ साथियों की गाड़ी के कांच तोड़े गए, माँ बहन की गालियाँ दी, डंडे बरसाए, पथराव किया। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि इस बार उनको माफ़ कर देते हैं, थोड़ा बड़ा दिल रखकर। हम उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते तो शायद एक जाति के या समुदाय के लोगों का दूसरे जाति या समुदाय के लोगों के साथ टकराव हो सकता था, जो हमको अवॉइड करना था। तो उसी के चलते हमने ऑफेंस दर्ज नहीं किया। और उसमें एक एंगल ये भी है कि जब मोदी और अमित शाह से नहीं डरे
तो भाजपा के बच्चों से क्या डरना, तो थोड़ा बहुत पथराव कर रहे तो करने दे। जी, चलिए, अच्छी बात आपने कहा कि अगर आप ऐसा करते तो जातीय दंगे जैसा कुछ भी हो सकता था, लेकिन कहा जाता है कि हिंदू को मुसलमान से खतरा है, मुसलमान को हिंदू से खतरा है, ऐसा कुछ है गुजरात में? दोनों को भाजपा से खतरा है, गुजरात मॉडल से खतरा है। आज न हिंदू खतरे में न मुसलमान खतरे में, हमारा संविधान खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो आप ये कहना चाह रहे हो जो आप ये लड़ाई लड़ रहे हो, ये संविधान को बचाने की लड़ाई भी है एक तरीके से? हाँ, मतलब संविधान का जो हमारा प्रीएम्बल है, उसकी प्रस्तावना कहती है कि हमें एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र बनना है। उन मूल्यों को उल्टा करके भाजपा काम कर रही है। वो हिंदुत्व के नाम पे हिंदू जनता को ठग रही है। समाजवाद तो छोड़ो, पूरे देश पे कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी लागू किए हुए, कॉर्पोरेट लूट चल रही है हर तरफ। मोदी जी के विकास के मॉडल में अदानी, अंबानी और एसआर के लिए सब कुछ है, समाज के लिए कुछ नहीं है। यानी कि गुजरात की जो आम जनता है उसके लिए कुछ नहीं है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, सरकारी कर्मचारी परेशान है, दलित, ओबीसी, आदिवासी, पाटीदार, मुस्लिम, सारे लोग सड़कों पर है। तो गुजरात मॉडल ने कुछ डिलीवर नहीं किया। और आज जो सड़कों पर जनता दिख रही है उसके पीछे का वजह तो यही है कि ये सबके साथ सबके विकास का मॉडल नहीं है। लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड और डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। गुजरात के विकास मॉडल की हकीकत क्या है इस पर तो मैं बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो बात की, आप जब संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान को बचाने की और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पर यह भी आरोप लगाया जाता है, देश की मीडिया में सुनने को मिलता है कि जिग्नेश मेवानी एक दलित लीडर हैं, वो दलितों तक सीमित हैं। तो इस पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं जब ये कहता हूँ कि 2 करोड़ युवा को रोजगार मिले, तो युवा को रोजगार मिले, दलित युवा को नहीं कह रहा हूँ ना जी। हम जब ये कहते हैं कि नर्मदा की कैनालों का नेटवर्क बने, तो हमारा तर्क ये नहीं कि उसका पानी दलितों के खेतों तक जाए या महंगाई कम हो, तो दलितों के लिए ही महंगाई कम होती, ऐसा सवाल नहीं है। हमारा देश आज भी बहुत कास्टिस्ट है और इसी जातिवादी सोच के चलते एक मीडिया के एक तबके का ऐसा रवैया भी है कि जो भी दलित इश्यू की जमकर बात करे, जो जाति निर्मूलन की बात करे, उसी को जातिवादी बोल देना। तो हमारे साथ भी कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। हमें मालूम है हमारी लड़ाई क्या है। हमारी लड़ाई तो जाति निर्मूलन के लिए है, अस्पृश्यता के खात्मे के लिए, सोशल जस्टिस के लिए है, इक्वालिटी के लिए लड़ते रहेंगे। चलिए, ये आखिरी सवाल तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन आज गुजरात के जो युवा हैं, वो चाहे हार्दिक पटेल हो, चाहे जिग्नेश मेवानी हो, चाहे अल्पेश ठाकुर हो, आप तीनों पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। तो चाहे देश के युवाओं को कह लीजिए, चाहे गुजरात के युवाओं को कह लीजिए, जो गुजरात के वो युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि आज हमारा मुल्क और हमारी सोसाइटी बहुत ही खतरनाक क्राइसिस से पसार हो रही है। संघ परिवार और भाजपा एक फासिस्ट फोर्स है, फासीवादी ताकतें हैं, और गुजरात और केंद्र में राज सत्ता पे कब्जा करने के बाद, सत्ता पे काबिज होने के बाद वो बेकाबू हो गए और लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, हमारे संविधान के मूल्यों के ऊपर खतरा है। तो इस सब को समझते हुए जितनी बड़ी तादाद में युवा सड़कों पर उतरे और किसानों की लड़ाई लड़े, मजदूरों की लड़ाई लड़े, खुद की लड़ाई लड़े, यही उनके लिए मेरा संदेश है। जी, और एक आखिरी सवाल मैं और करना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, कि आज जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे चुनाव यूपी में भी हुए, निकाय चुनाव बाद में हुए, यूपी के विधानसभा चुनाव और गुजरात में भी अभी जो चुनाव हुए, अगर खबरें सही आ रही हैं तो जो ईवीएम मशीन में गड़बड़ पाई जा रही है, तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, फासीवादी साम्राज्य का, फासिस्ट रूल का एक फीचर ये भी रहता है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शंस न होने दे। तो आज जिस प्रकार से पूरे देश की कॉरपोरेट कंपनियां मोदी जी के साथ है और उनके पास करोड़ों अरबों रुपए है, तो वो किसी को भी खरीद कर सकती है, किसी को भी मार सकती है, किसी को भी तोड़ सकती है। ईवीएम के साथ टेम्परिंग हो सकता है, बूथ कैप्चरिंग हो रहा है, सब कुछ हो सकता है। तो मैं ईवीएम और बैलेट पेपर में ऑब्वियसली बैलेट पेपर को चूज करूंगा। थैंक यू जिग्नेश जी। तो ये थे कुछ चुनिंदा सवाल जो पूरा देश जानना चाहता था, और जिग्नेश जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनका उत्तर हमें दिया। जय हिंद की रिपोर्ट के साथ मैं हिमांशु यादव, कैमरामैन किशन सोलंकी के साथ। शुक्रिया। जय हिंद।